Hey guys, I am Anvita Dwivedi and I welcome you all on our YouTube channel Target for IQ. I hope आपको हमारे द्वारा जो भी पढ़ाई गई चीज़ें हैं वो समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चंस है, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन. वी विल बी डिलाइटेड टू clear your all confusions. So now let's start with today's topic, that is general exceptions judicial acts. मैंने पिछले वीडियो में आपको जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बताया है कि उसका इंट्रोडक्शन दिया है, और इसके अलावा मैंने आपको उन जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बताया है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट से डील करते हैं. तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं, ताकि आपको सेक्शन 76 और 79 के बारे में अच्छे से क्लैरिटी हो जाए. और आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 77 और 78. ये दोनों सेक्शन हर जुडिशियल एक्ट से जुड़े अपवाद को बताते हैं, यानी कि किसी भी न्यायिक कार्य से जुड़े जो भी अपवाद दिए गए हैं उनको बताते हैं. बेसिकली सेक्शन 77 और 78 इसलिए दिए गए हैं ताकि हम अपने जजेस को और उनसे रिलेटेड जो भी स्टाफ है या जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें. अब प्रोटेक्शन के बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से ये दोनों सेक्शंस प्रोटेक्ट करते हैं हमारे जजेस को. तब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेक्शन 77 क्या कहता है. सेक्शन 77 डील करता है किसी भी जज के उस एक्ट से जो कि वो जुडिशियली कर रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि न्यायिक तौर पे कर रहा है. ठीक है, तो अब हम सेक्शन 77 पढ़ते हैं कि ये सेक्शन क्या कहता है. देखिए, इस सेक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई भी जज कोई ऐसा कार्य करता है जो कि वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लॉ द्वारा पावर दी गई है उस कार्य को करने के लिए. हमें ये बात पता है कि जजेस के पास कुछ अधिकार होते हैं, कुछ उनकी पावर्स होती हैं जो कि वो यूज़ करते हैं वाइल एक्सरसाइजिंग हिज ड्यूटी. ठीक है, जब वो वाइल डिलीवरिंग हिज जजमेंट. तो इन्हीं सारी पावर्स को यूज़ करते हुए जब जजेस अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते हैं, और या फिर उनको ऐसा लगता है गुड फेथ में, वो ऐसा बिलीव करते हैं कि ये जो पावर है वो उनको लॉ द्वारा दी गई है, और ऐसा बिलीव करते हुए जब वो कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों को ऑफेंस नहीं माना जाता है. अब इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए किसी जज ने उसके पास कोई केस आया है, और उस केस के दौरान उसने कोई एक जजमेंट डिलीवर किया. उसमें उसने किसी व्यक्ति को 1 महीने या 2 महीने की सज़ा दे दी, या फिर कोई फ़ाइन लगा दिया. और ये फ़ाइन जो उसने लगाया है ये उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, या फिर अगर जुरिस्डिक्शन में आता भी है तो उससे शायद जजमेंट कुछ एरर ऑफ जजमेंट हो गया है, और वो ये नहीं जान पाया कि उसे ये फ़ाइन लगाना चाहिए था और उसने लगा दिया. तो इन केसेस में आप ये नहीं कह सकते हैं, आप जजेस पे जाके क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपने मुझ पर फ़ाइन क्यों लगाया या ये आपका जजमेंट गलत था. क्योंकि देखिए, होता क्या है कि कभी भी 2 पार्टी का जब केस जाएगा तो हमेशा एक पार्टी हारेगी और एक पार्टी जीतेगी. तो जो हारने वाली पार्टी है वो हमेशा ऑफेंडेड फील कर सकती है कि नहीं, ये जजमेंट गलत है और मेरे हिसाब से तो ये सही जजमेंट होना चाहिए था. तो इन केसेस में कोई भी पार्टी जिसके अगेंस्ट में जजमेंट आया है वो कभी भी जजेस के अगेंस्ट नहीं जा सकती है, जजेस के ऊपर केस नहीं फाइल कर सकती है कि नहीं, आपने ये जजमेंट मेलिशियसली दिया है या गलत तरीके से आपने ये जजमेंट दिया है. तो ये इस तरीके से जजेस को प्रोटेक्ट करता है. क्योंकि ऐसा क्या होगा, अगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे करप्ट जजेस, या फिर अगर जज ने कोई मेलिशियस जजमेंट दिया है, डेलिबरेटली किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए कोई जजमेंट दिया है, तो उन सारे एक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है. बल्कि ये इसलिए दिया गया है सो दैट दे कैन बेसिकली fulfill their duty impartially, or you can say they can fulfill their duty with fearlessness. ठीक है, तो इस वजह से ये प्रोटेक्शन उनको दिया गया है इस सेक्शन में. तो अगर वो लोग अपना जुडिशियल पावर की एक्सरसाइज में कोई भी एक्ट करते हैं, या फिर ये मानते हुए करते हैं कि ये पावर उनको लॉ ने दी है, और उसके बाद वो कोई एक्ट करते हैं वाइल एक्सरसाइजिंग देयर जुडिशियल पावर, तो वो एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा. अब ये जो एग्जेम्पशन है ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट में मिलता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कि अगर किसी जज के अगेंस्ट में कोई व्यक्ति क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर रहा है ये कहते हुए कि उसका जजमेंट गलत है, तो यहाँ पे ये एग्जेम्पशन दिया जाएगा. अब हम बात करते हैं सेक्शन 78 की, कि सेक्शन 78 क्या कहता है. देखिए, सेक्शन 78 कहता है कि एक्ट जो कि
किसी जजमेंट या कोर्ट के ऑर्डर का अनुसरण करते हुए दिए गए हों। यानी कि आपको कभी कोई जजमेंट जब आता है या कोई भी कोर्ट का आदेश आता है तो उसको फॉलो कराने के लिए जो भी एक्ट किया जाता है तो उनको प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया गया है। ये सेक्शन ये कहता है कि कभी भी कोई भी कोर्ट का ऑर्डर यानी कि किसी भी कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई भी आदेश या कोई भी निर्णय अगर इस बात की मांग करता है कि उस निर्णय को फॉलो कराने के लिए या उस निर्णय का अनुसरण कराने के लिए तब तक जब तक कि वो निर्णय लागू हो रखा है, यानी कि जिस टाइम पीरियड तक वो निर्णय लागू है उस दौरान उसका अनुसरण कराने के लिए किया गया कोई भी कार्य ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आएगा, यानी कि उसे हम अपराध की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और एडिशनली दी गई है कि नॉट विद स्टैंडिंग द कोर्ट में हैव हैड नो ज्यूरिसडिक्शन to pass such judgment or order provided the person doing the act in good faith believes that the court has jurisdiction। यानी कि ये जो कहा गया है इस सेक्शन में कि किसी जजमेंट को फॉलो कराने के लिए किया गया एक्ट अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ये अगर कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उस निर्णय के लिए और उसके बावजूद कोर्ट ने निर्णय दे दिया है तब भी उस निर्णय को भी अनुसरण कराने के लिए या उस निर्णय को भी एग्जीक्यूट कराने के लिए किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी कि अगर कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं भी है तो भी अगर कोर्ट ने निर्णय दे दिया है और उस निर्णय को कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एग्जीक्यूट करा रहा है तो वो उसके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए जजेस तो सेक्शन 77 में प्रोटेक्ट हो गए हैं कि अगर उन्होंने कोई जजमेंट दिया और वो गलती से इरोनियस हुआ या सामने वाले व्यक्ति को लग रहा है कि ये जजमेंट ठीक नहीं है तो वो उनके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता है, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट नहीं चल सकती है। लेकिन सेक्शन 78 में क्या है कि अगर आप कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करा रहे हैं, कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो कि कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करा रहा है तो उसको नहीं पता है कि ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट का है या नहीं है, क्योंकि ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं है। उसकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो उसे फुलफिल कराना है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट हिम, तो इसलिए ये सेक्शन दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 77 और 78, इन दोनों सेक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए जो सेक्शन 78 है वो एक तरीके से सप्लीमेंट्री है सेक्शन 77 का। इट इज़ द काइंड ऑफ कोरोलरी टू सेक्शन 77, मतलब सप्लीमेंट्री सेक्शन है, ये सपोर्ट में लाया गया है कि 77 जजेस को प्रोटेक्ट करता है और 78 उन जजेस के दिए गए जजमेंट को एग्जीक्यूट कराने वाले ऑफिसर्स को, स्टाफ को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब जो सेक्शन 77 है सबसे पहला डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस ये है कि सेक्शन 77 जजेस को प्रोटेक्ट करता है जो कि जुडिशियली एक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि जो कि अपनी न्यायिक सेवा में एक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा सेक्शन 78 जो है वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो कि जजमेंट की अथॉरिटी के अंडर में एक्ट कर रहे होते हैं या कोर्ट की अथॉरिटी के अंडर में एक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि कोर्ट ने कोई आदेश दिया है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए उसके अंडर में एक्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो होते हैं वो उसमें आते हैं। अब इसके बाद सेक्शन 77 जो दूसरा डिफरेंस है मेन, सेक्शन 77 क्या कहता है कि ये जो प्रोटेक्शन है वो जजेस को तब दिया जाएगा जब वो अपने जुरिसडिक्शन में रहकर एक्ट कर रहे हो, यानी कि दोज जजमेंट विच हैव बीन गिवन विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ दैट जज। तो उन एक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या उन जजेस के उन एक्ट्स को या उन जजमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेक्शन वर्क करता है सेक्शन 77। लेकिन कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि जजेस अपने जुरिसडिक्शन से बाहर जाके जजमेंट दे देते हैं। तो अगर जज ने ये गुड फेथ में बिलीव करते हुए जजमेंट दिया है कि इस केस के लिए उसका जुरिसडिक्शन है, भले ही जुरिसडिक्शन ना हो, दे मे हैव एक्टेड out of their jurisdiction but they believed in good faith that it is their jurisdiction, in that particular case they have been given the protection under section 77, they will be given protection under section 77। ठीक है, तो अगर जजेस को गुड फेथ में वो ऐसा बिलीव कर लेते हैं कि उनका जुरिसडिक्शन है भले ही ना हो जुरिसडिक्शन, तो उस केस में भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो हियर गुड फेथ इज़ नेसेसरी। सो नाउ और इसी रिगार्ड में सेक्शन 78 क्या कहता है कि यहाँ पे सारे ऑफिसर्स इम्यून हैं, भले ही कोर्ट ने जुरिसडिक्शन विद इन जुरिसडिक्शन दिया हो जजमेंट या विदाउट जुरिसडिक्शन दिया हो जजमेंट, जुरिसडिक्शन से बाहर जाके जजमेंट दिया हो, लेकिन ऑफिसर्स इससे अफेक्ट नहीं होंगे, ऑफिसर्स दोनों ही केसेस में प्रोटेक्टेड होंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये जो सेक्शन 77 है और 78 है ये जजेस को और उनके स्टाफ को प्रोटेक्ट करते हैं या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इन सेक्शन के परसुएंस में कुछ एक्ट्स भी हैं, इनके जो एनालॉगस यानी कि इसी एनोलॉजी में
दो एक्ट्स हैं जो कि जजेस को प्रोटेक्ट करते हैं फर्दर प्रोटेक्शन के लिए, उनके ब्रॉडर एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए दो एक्ट्स बनाए गए हैं। ये कौन कौन से एक्ट्स हैं हम जान लेते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं कि कौन से एक्ट्स हैं जो कि इन सेक्शंस के सपोर्ट में बनाए गए हैं। तो पहला एक्ट है जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850। ये सारे जजेस को इम्यूनिटी देता है या जुडिशियल ऑफिसर्स को इम्यूनिटी देता है उनकी सिविल लाइबिलिटीज से। यानी जो सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं, आप किसी भी एक्टिंग जज, सिटिंग जज या फिर फॉर्मर जज के अगेंस्ट में सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं ले सकते हैं, दे आर इम्यून फ्रॉम दैट, ठीक है, फॉर देयर जजमेंट्स ओनली। ठीक, अगर उन्होंने कोई ऐसा जजमेंट दिया है या उन्होंने कोई ऐसा एक्ट किया है ड्यूरिंग वाइल एक्सरसाइजिंग दी पावर ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए, अपनी जुडिशियल पावर को बेसिकली एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने कोई भी एक्ट किया है, तो उन एक्ट्स के अगेंस्ट में उनको सिविल लाइबिलिटीज से इम्यूनिटी होती है, यानी उनके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती हैं। फिर दूसरा एक्ट है जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985। इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग्स इंक्लूडेड है, यानी कि आप किसी भी जज या सिटिंग जज या फॉर्मर जज के उन एक्ट्स के अगेंस्ट में जो कि उन्होंने, या फिर उन वर्ड्स के अगेंस्ट में जो कि उन्होंने तब किए हैं या तब बोले हैं जब वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे थे, जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे या जुडिशियली एक्ट कर रहे थे या अपनी जुडिशियल पावर एक्सरसाइज कर रहे थे फॉर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, तो उस टाइम पर जो भी उन्होंने एक्ट किए हैं उन एक्ट्स के अगेंस्ट में, या उस टाइम पर वाइल डिलीवरिंग द जजमेंट उन्होंने जो भी वर्ड्स बोले हैं उन वर्ड्स के अगेंस्ट में आप कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट डिस्कस करेंगे दोनों सेक्शंस के। देखिए, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो सेक्शन 77 का वो है जज, यानी कि सारे जजेस। इसमें कहता है कि anyone who is acting as a judge officially while exercising his judicial power, तो यानी कि कोई भी जो जज के तरीके एक्ट कर रहा होगा वो इसमें प्रोटेक्टेड होगा। अब जो जज की डेफिनेशन है वो सेक्शन 19 में दी गई है इस आईपीसी एक्ट के, और ये सारी जो डेफिनेशंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने डिस्कस नहीं की है वीडियो में, मैं एक दिन डेफिनेशंस का वीडियो बनाऊंगी और उस पर आप लोगों से डिस्कस करूंगी, तो अभी के लिए आप ये रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जज का मतलब होता है जो सेक्शन 19 में दिया गया कि कोई भी पर्सन जो कि ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है एज जज, और या फिर उसको फॉर द टाइम बीइंग पावर दी गई है बाय लॉ टू एक्ट एज अ जज। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड एलिमेंट, दैट इज एक्टिंग जुडिशियली। एक्टिंग जुडिशियली का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्ट जो कि जुडिशियल पावर को डिस्चार्ज करते हुए किया जाए, यानी कि अगर आप अपनी जुडिशियल पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी जज अपनी न्यायिक शक्ति का उपयोग कर रहा है, अपने न्यायिक अधिकारों का उपयोग कर रहा है, और वो भी कब? जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो वो सारे एक्ट जुडिशियल माने जाएंगे। यानी कि इसमें जो ओपन कोर्ट्स में ऑर्डर दिए जाते हैं वो तो इंक्लूड होते ही हैं, कभी कभी चेम्बर्स में ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं, वो भी इंक्लूड होते हैं। ठीक, अब इसके कुछ केसेस देख लेते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसमें जो सबसे पहला केस है वो अनवर हुसैन वर्सेस अजय कुमार मुखर्जी का केस है। इसमें एक एक्यूज्ड ऑफिसर था, यानी कि एक एक्यूज्ड जुडिशियल ऑफिसर था जो कि दो पोस्ट होल्ड करता था, और एक पोस्ट थी उसकी एज सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और दूसरी जो पोस्ट थी वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की थी। यानी कि एक पोस्ट उसकी जज की थी, मजिस्ट्रेट की, और दूसरी पोस्ट उसकी एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी। तो यहाँ पर जो एक्यूज्ड ऑफिसर था उसने एक व्यक्ति को अरेस्ट करने का बेसिकली ऑर्डर दिया, और उसके लिए उसको 3 दिन जेल में रखा गया उस ऑर्डर के वजह से। और उसके बाद जब वो व्यक्ति बाहर आया तो उसने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस किया उस जज के ऊपर, उस जुडिशियल ऑफिसर के ऊपर। तो यहाँ पे जो जुडिशियल ऑफिसर था या जो एक्यूज्ड ऑफिसर था उसने ये डिफेंस लिया कि ही हैज़ गिवन दैट ऑर्डर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव पावर। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये निर्णय लिया था कि यहाँ पे उसे कोई भी प्रोटेक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा, यानी कि जो एक्यूज्ड ऑफिसर है ही विल नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 77 बिकॉज ही एक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव पावर।
उसे यहाँ पे सेक्शन 77 का प्रोटेक्शन इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसने अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करने के लिए ऑर्डर दिया था, यानी जो उसने उसको जेल भिजवाने के लिए ऑर्डर दिया था वो उसने सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे दिया था, ना कि मैजिस्ट्रेट के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को प्रोटेक्शन देता है सेक्शन 77, किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को प्रोटेक्शन नहीं देता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, दैट इज सुरेश कुमार शर्मा वर्सेस दुर्गालाल विजय। इस केस में क्या बोला गया था कि एक्चुअली इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि कोई भी प्रोसीडिंग्स जो कि सीआरपीसी के अंडर में हो रही हैं, तो और वो प्रोसीडिंग्स किसी मजिस्ट्रेट के सामने इनिशिएट हुई हैं, तो उन प्रोसीडिंग्स के लिए उन प्रोसीडिंग्स को जुडिशियल कैरेक्टर का माना जाएगा, और उन प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट में अगर कोई भी व्यक्ति उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ केस करता है कि उसने गलत ऑर्डर दिया है इन प्रोसीडिंग्स के दौरान, तो वो केस अमान्य माना जाएगा और मजिस्ट्रेट को प्रोटेक्शन मिलेगा। मजिस्ट्रेट इज प्रोटेक्टेड वाइल होल्डिंग द एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। और अगर वो मैजिस्ट्रेट और इसके अलावा ये बोला गया था कि जैसे अगर मान लीजिए जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं सीआरपीसी के अंडर में किसी भी मैजिस्ट्रेट के सामने, वो मैजिस्ट्रेट भले ही आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन जाके एक्ट कर रहा हो, लेकिन अगर उसको ये बिलीफ है, उसने गुड फेथ में एक्ट किया है कि हाँ उसका जुरिस्डिक्शन था और उसने वो प्रोसीडिंग्स हियर कर ली और उसके बाद जजमेंट दे दिया, तो यहाँ पर भी उसे प्रोटेक्शन मिलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज़ गुड फेथ। तो कोई भी एक्ट अगर गुड फेथ में, मैंने बताया कि अगर गुड फेथ में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये मान के कर रहा है कि उसका जुरिस्डिक्शन है, तो वहाँ पर ही विल बी प्रोटेक्टेड। तो इसी से रिलेटेड एक केस है रचापूड़ी सुब्बाराव वर्सेस एडवोकेट जनरल आंध्र प्रदेश। यहाँ पे इस केस में भी यही चीज़ बोली गई थी कि हमेशा जो गुड फेथ का क्वेश्चन है वो तभी अराइज होगा जब मजिस्ट्रेट ने विदाउट जुरिस्डिक्शन एक्ट किया हो या बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन जाके एक्ट किया हो, यानी जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर या मजिस्ट्रेट एक्ट कर रहा है तभी गुड फेथ को हम क्वेश्चन करेंगे, तभी हम देखेंगे कि उसने गुड फेथ में एक्ट किया है या नहीं किया है। अगर उसने विद इन जुरिस्डिक्शन एक्ट किया है तो भले ही सामने वाले को ये लगे कि उसने मेलिशियसली एक्ट किया है या एरोनियस है उसका जजमेंट, गलत जजमेंट दिया है, कोई भी जुडिशियल इंक्वायरी होल्ड नहीं होगी उस मजिस्ट्रेट या जुडिशियल ऑफिसर के अगेंस्ट। और इसके अलावा अगर कोई किसी भी जुडिशियल ऑफिसर ने बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जाके एक्ट किया है, तो वहाँ पर ये देखा जाएगा कि उसने गुड फेथ में ये प्रिज्यूम किया था कि उसका जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। अगर उसने गुड फेथ में ये प्रिज्यूम किया है तो भी कोई भी इंक्वायरी नहीं होगी। अब हम आते हैं उन एक्ट्स के बारे में जो बेसिकली अब इसका जो फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन सेक्शंस का वो ये है, वो एक्ट्स जो कि जजमेंट को फॉलो कराने के लिए किए गए हैं, यानी कि किसी भी कोर्ट के निर्णय को फॉलो कराने के लिए जो भी एक्ट्स किए गए हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सेक्शन 78 की बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 78 का ये जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये कहता है कि कोई भी एक्ट जो कि निर्णय को फॉलो कराने के लिए किए गए हैं वो प्रोटेक्शन में आएंगे। ठीक है, उनके लिए आप किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को या फिर किसी भी स्टाफ को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उन्होंने ये कार्य किसी निर्णय को फॉलो कराने के लिए किया है, कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दे दिया है। अब इसके अलावा एक स्पेशल केस है, दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये केस बहुत ही फेमस है और ये केस पूछा भी जाता है कई बार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एडिशनल गाइडलाइंस दी थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जजेस। अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 77 एंड 78 देयर आर सम एडिशनल गाइडलाइंस विच हैव बीन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जजेस। अब ये गाइडलाइंस क्या थी? एक्चुअली इस केस के मैं आपको फैक्ट्स बता देती हूँ ताकि आपको ये केस याद रहे। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ये। इसमें क्या हुआ था, एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे गुजरात के, तो वहाँ उनके और एक पुलिस ऑफिसर के बीच में कुछ पर्सनल टिफ्स थे। दे वर लाइक एंटागोनिस्ट टू ईच अदर। तो उस टाइम पे उस पुलिस ऑफिसर ने कुछ उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाकर, एक्चुअली गुजरात में आपको पता है कि लिकर कंज्यूम करना बैन है, सेल करना, लिकर होल्ड करना और कंज्यूम करना बैन है। तो उस पुलिस ऑफिसर ने उनको इस झूठे इल्ज़ाम में कि उन्होंने लिकर कंज्यूम की है अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद उनके ऊपर असॉल्ट कमिट किया गया, उनको टॉर्चर किया गया और उनको हैंडकफ किया गया, उनके पूरे शरीर को रस्सी से बांधा गया लाइक एन एनिमल, और वैसे ही उनको पब्लिक में परेड कराई गई एंड देन उनको उसी हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन।
तो यहाँ पर जब वो कोर्ट गए और उन्होंने केस किया उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में, तो उस केस में कुछ सर्टेन गाइडलाइंस दी गई। और पहली बात तो उन जो भी पुलिस ऑफिसर्स इस कार्य में शामिल थे उनको लाइबल ठहराया गया, उनके ऊपर इंक्वायरी हुई, उनको सस्पेंड किया गया। एंड देन आफ्टर कुछ गाइडलाइंस जारी हुई, जैसे कि जब आप किसी जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करेंगे तो कोई भी हैंडकफ्स नहीं यूज़ होगा, उनकी अरेस्ट विदाउट हैंडकफ्स होगी। इसके अलावा किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करने से पहले डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट को बताना पड़ेगा। आप हाई कोर्ट जज को, डिस्ट्रिक्ट जज को इन्फॉर्म करेंगे तब अरेस्ट होगा। और अगर किसी कारणवश इमीडिएट अरेस्ट करना पड़ता है, यानी कि तुरंत अरेस्ट करना पड़ता है, तो वो अरेस्ट सिर्फ फॉर्मल होगा और अरेस्ट करने के तुरंत बाद ही डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट जज को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाएगा। यानी कि और इसके बाद जो चौथी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन थी वो ये थी कि किसी भी मैजिस्ट्रेट को, किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को अगर अरेस्ट किया जाता है तो उनको बिना डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन के पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया जाएगा। ठीक है, तो अब आपको आई होप कि ये सेक्शंस और ये जजेस का प्रोटेक्शन और जुडिशियल स्टाफ का प्रोटेक्शन समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो। और आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, लॉकडाउन का टाइम पीरियड है, इस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल रहा है अपनी स्टडीज़ को देने के लिए। सो प्लीज़ स्टडी हार्ड, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क in the comment section. Till then, bye bye, take care.